Hello everyone, myself CS Pramila Agarwal. Okay, let's start with the Unit 4. Unit 4 में what we have done, थोड़ा सा उसका recap कर लेते हैं. 37 to 45 सेक्शन एज हमने क्या किया था, हमने इस यूनिट 4 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था. सो 37 to 45 सेक्शन वी हैव डन ऑलरेडी. टाइम एंड प्लेस, ये जो सेकेंड आपको पॉइंट दिख रहा है 47 to 50 सेक्शन वी ऑलरेडी डन. थर्ड पॉइंट भी जो है आपका परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये भी हम कर चुके हैं. सेक्शन नंबर 51 to 58, राइट. ये वाले सेक्शंस मतलब हम बोल सकते हैं फ्रॉम 37 सेक्शन टू 58 सेक्शंस वी ऑलरेडी डन. हमको सेक्शंस भी लर्न हो गए हैं, प्रोविजंस भी लर्न हो गई हैं. एम आई राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट, दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये इसमें हमारे 59, 60, 61 तीन ही सेक्शंस हैं which are very simple and interesting, right? चलो इसमें चलते हैं फोर्थ पार्ट में अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में. ठीक है, यस, ये है हमारे तीन सेक्शन 59, 60, 61. 59 सेक्शन क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेट्स इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, राइट. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एप्रोप्रिएशन बाय डेटर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. पेमेंट का डिवीजन हो रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है, राइट. कौन से पेमेंट का डिवीजन हो रहा है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. फिर हमने सेक्शन नंबर 60 में क्या बोलना है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेट्स टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड. यहाँ पे डेट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं लेकिन पेमेंट कैसे उसका डिस्चार्ज होने वाला है, पेमेंट का कैसे एप्रोप्रिएशन होना है, ये इंडिकेशन नहीं है. फिर 61 में है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स. तो बेसिकली हमने ये तीनों सेक्शंस को भी रीड किया है. इनका पहले थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए. यहाँ पे पेमेंट का, डेट का पेमेंट हो रहा है. किसका पेमेंट हो रहा है? ऑलरेडी जो हमने कहीं से डेट लिया है उसका पेमेंट हो रहा है और उसके एप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है कि उसका एप्रोप्रिएशन कैसे होगा. इफ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द डेट, इफ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द डेटर, अगर डेटर डिसाइड कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन होगा. अगर डेटर ने डिसाइड नहीं किया है देन इसका जो एप्रोप्रिएशन होगा अकॉर्डिंग टू क्रेडिटर होगा. अगर दोनों पार्टीज ने, राइट. फिर थर्ड हमारा सेक्शन आता है, अगर दोनों पार्टीज ने, डेटर एंड क्रेडिटर, दोनों ही इसके लिए साइलेंट है, तब कौन उसका एप्रोप्रिएशन करेगा? बाय लॉ. लॉ उसका करेगा, कोर्ट उसका एप्रोप्रिएशन करेगा. अब देखिए ये जो 59, 60, 61 सेक्शन है, ये आपके स्टडी मटेरियल में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, राइट. बट इसको हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं. हमने अपना इसका खुद से एक एग्जाम्पल बनाया है, केस स्टडी बनाया है, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. फिर आपके स्टडी मटेरियल को भी छोड़ेंगे नहीं, स्टडी मटेरियल में भी जो लिखा है उसको भी जरूर पढ़ेंगे. ठीक है. सो केस स्टडी हमने क्या लिया है? देयर आर थ्री लोन्स गिवन बाय द क्रेडिटर श्याम टू डेटर राम, राइट. राम ने, यहाँ पे श्याम ने किसको लोन दिया है? राम को दिया है लोन. अमाउंटेड कौन कौन से अमाउंट का है? लोन 1 इज 5 लाख, लोन 2 इज 5 लाख. तीनों के जो तीनों ही लोन है ये 5 लाख के हैं. लोन 1, लोन 2, लोन 3. कौन कौन से ईयर्स में दिए गए हैं? 2014, 16 एंड 18. दो साल के बाद लोन्स दिए गए हैं. अब इन लोन्स का रीपेमेंट हो रहा है, राइट. रीपेमेंट होने के लिए यहाँ पे हमने 3 केसेस बना लिए हैं जिसके कि हमने यहाँ पे रिजल्ट भी लिख लिए हैं. अब ये जो केसेस बनाए हैं बेटा हमने, ये कैसे बनाए हैं? ये जो आपके सेक्शन नंबर 59, 60, 61 के अकॉर्डिंग बनाए हैं. यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका 59 सेक्शन है. कैसे है ये? क्या बोलता है? If the repayment of the loan with the appropriations instructions by your borrower and debtors, यहाँ पे जो borrower है, जो debtor है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग लोन का पेमेंट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ लोन हो रहा है. कैसे? लोन विल बी सेटल्ड एज पर सेट, राइट. अगर यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे 5 लाख का लोन है, पहले 2014 में दिया गया, 16 में दिया गया, 18 में दिया गया. ठीक है. अब 2020 में जाके मिस्टर जो जिन्होंने यहाँ पे लोन रीपेमेंट करना था, किसने करना था? राम ने करना था. राम अब उसको कितने रुपए देता है? हाँ जी, राम अब जो यहाँ पे रीपेमेंट कर रहा है, 2020 की बात की है ना हमने, अब 2020 को वो कितने रुपए रीपेमेंट कर रहा है? राम यहाँ पे रीपेमेंट कर रहा है बेटा 6 लाख रुपीज.
और उसने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये जो आप 6 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, इससे पहले आप ये वाला लोन आप इसमें सेट ऑफ कर दीजिए। मेरा जो 2014 वाला मैंने पेमेंट करना था, इसको आप सेट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद कितना बच जाएगा, 1 लाख, इसको आप इससे सेट ऑफ करना, राइट। इसमें किसने, राम ने इंस्ट्रक्शन दिया है, जिसने पेमेंट किया है। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं, इफ रीपेमेंट ऑफ लोन विदाउट द एप्रोप्रिएशन इंस्ट्रक्शन, जहां पे रीपेमेंट ऑफ लोन में रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है लेकिन डेटर ने कुछ भी नहीं बताया, राम ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, राम ने सिर्फ 6 लाख रुपए दे दिए हैं। अब चाहे आप इससे 2018 वाले लोन को सेट ऑफ करा लो, 16 वाले को करा लो, 14 वाले को करा लो, अब ये किसकी मर्जी पे, किसके डिस्क्रिप्शन पावर पे डिपेंड करता है, शाम की डिस्क्रिप्शन पावर पे। Then the loan will be settled with the discretion of the creditor and the lender. Lender can also settle his or her time barred debt. Now the question arises, ये time barred debt क्या होता है? So यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर debtor ने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में जो हमारा क्रेडिटर है, राइट, जो हमारा क्रेडिटर है वो जो लोन तो उसके स्टैंड है उन लोन को तो सेट ऑफ कर ही सकता है, उसके पास वो तो राइट है ही है, पर उसके अलावा अगर कोई टाइम बार डेट, कोई पुराना डेट पड़ा है, उसको भी वो सेट ऑफ करा सकता है, राइट। देखिए इसको हम कैसे कह रहे हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसको हम कैसे कह रहे हैं, अभी तो राम के अगेंस्ट ये 3 लोन स्टैंड करते हैं, ठीक है। इससे पहले श्याम ने राम को कुछ और एक लोन दिया था, कितने का लोन दिया था, सपोज वो भी 5 लाख का ही लोन था, 5-5 लाख का ही लोन देता आया है ये, ठीक है। सो वो कितने का लोन था, 5 लाख का ही था, लेकिन वो कौन से ईयर का था, सपोज 2002 का था, 2002 का था। टाइम बार डेट, इसका मीनिंग होता क्या है, टाइम बार डेट का मीनिंग होता है कि जब आपका लोन रीपेमेंट होना है, सपोज इस लोन का रीपेमेंट इन लोगों ने डिसाइड किया था 2006 में होना था, जो भी अमाउंट उन्होंने, जो भी डेट, जो भी ईयर डिसाइड किया हुआ था दोनों ने, 2006 तक इसका पेमेंट होना चाहिए था, राइट। 2006 में पेमेंट हुआ नहीं, उसके बाद यहाँ पे श्याम के पास 3 साल थे, 3 साल तक टाइम बाद, जो डेट की बात होती है उसमें हमारा लिमिटेशन पीरियड होता है 3 इयर्स, 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है उसमें। तो यहाँ पे उसके पास 3 इयर्स थे, श्याम राम के ऊपर क्या कर सकता था, स्यू कर सकता था, राइट। लेकिन 3 इयर्स तक उसने स्यू किया नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, राम उसको टालता जा रहा था, कि राम उसको कह रहा था ठीक है मैं तुझे पेमेंट कर रहा हूँ, करते करते 3 इयर्स क्रॉस हो गए। अब ये हो गया है टाइम बार डेट, इस डेट ने लिमिटेशन पीरियड को क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे श्याम चाहे भी तो राम के ऊपर स्यू फाइल नहीं कर सकता, राइट। श्याम का उस अमाउंट को लेके जो उसका राइट बनता था वो उसने यहाँ से इलैप्स कर लिया है, क्योंकि वो टाइम बार डेट हो गया है, वो लिमिटेशन पीरियड को क्रॉस कर चुका है, राइट। सो इस केस में अब ये 5 लाख का जो अमाउंट है ये टाइम बार डेट कहला दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अब मिस्टर श्याम तो स्यू नहीं कर सकता, राम चाहे तो पेमेंट कर सकता है, पर यहाँ पे राम पेमेंट कर नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चलो ये तो कहानी हमारी खत्म हो गई 2006 की। 2009 तक वो स्यू कर सकता था, उसने किया नहीं, चलो उसके बाद राम भी भूल गया और श्याम भी उस टाइम पीरियड के लिए तो भूल गया, क्या कर सकता है, स्यू कर नहीं सकता है, टाइम बार डेट हो गया है। लेकिन क्योंकि अब ये जो सेकंड पॉइंट है, हमने बोला है रीपेमेंट ऑफ लोन, राम ने यहाँ पे 5 लाख का रीपेमेंट किया, पर उसने बताया नहीं कि मेरे कौन से लोन को आप सेट ऑफ कर लो, तो उस केस में श्याम का जो ऑलरेडी टाइम बार डेट था 2006 वाला, 2002 में जो उसने लिया था, 2006 में जो राम को उसकी पेमेंट करनी थी, जिसके ऊपर की टाइम बार डेट का क्लॉज लग गया था, उसको श्याम अब रिकवर करा सकता है, क्योंकि राम ने बताया नहीं, और राम के अगेंस्ट एक टाइम बार डेट भी स्टैंड करता है, राइट। हाँ, ये चीज ऑब्वियसली होनी चाहिए कि वो जो टाइम बार डेट है उसी पर्सन के अगेंस्ट होगा, आप किसी और पर्सन के अगेंस्ट वाला टाइम बार डेट इसके ऊपर नहीं लगा दोगे, राइट। तो राम के अगेंस्ट ही एक और टाइम बार डेट था जो उसके पास स्टैंड कर रहा था, जिसको कि अब श्याम ने एडजस्ट करवा लिया है। तो श्याम कहेगा अच्छा ये तूने जो 5 लाख दिए है ना, ठीक है, ये तो तेरे पुराना जो तूने मेरे से पैसा लिया था ना उसमें एडजस्ट हो गए, अब ये 15 लाख और खड़े हैं, अभी इन 15 लाख का पेमेंट करना है,
राइट। सो ये 5 लाख टाइम बार डेट में एडजस्ट हो गए। सो ये तो बात होती है जब राम ने, राम ने, डेटर ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है, तो क्रेडिटर की मर्जी है भाई, कोई पुराना डेट भी वो सेटल करा सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। अगर तो राम ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई मेरा आप ये वाला लोन एडजस्ट कर दो या ये वाला लोन एडजस्ट कर दो, देन तो अकॉर्डिंगली, देन राम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वो डेट सेटल ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, इफ द रीपेमेंट ऑफ लोन विदाउट द एप्रोप्रिएशन इंस्ट्रक्शंस नाइदर बाय डेटर नॉर बाय क्रेडिटर, मीन्स यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है बट बोथ पार्टीज आर साइलेंट, दोनों पार्टी साइलेंट है, उस केस में लोन विल बी सेटल्ड विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बाय द टाइम प्रायोरिटी। वहां की टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से किसका लोन पहले सेटल होना चाहिए। सो किसका लोन पहले सेटल होना चाहिए, ऑब्वियसली 2014 का, देन 2016, देन 2018। सो उस केस में कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट विल गिव द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है। कोर्ट भी जब इंस्ट्रक्शंस देता है या ऑर्डर देता है, उसमें भी टाइम बार डेट सेटल हो सकता है। अगर ऑलरेडी कोई टाइम बार डेट है और शाम कोर्ट को बता देता है कि मेरा इस पर्सन के अगेंस्ट कोई टाइम बार डेट भी है, राइट, तो उस केस में आप अपने कोई प्रीवियस टाइम बार डेट को भी सेटल करा सकते हो। सो दिस इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन द सेवरल ट्रांजैक्शन इज प्लेस्ड। एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है अगर आप उसी पर्सन के साथ आपकी 2-3 ट्रांजैक्शंस हुई है ना, आपने पहले लोन लिया, फिर लिया, फिर लिया, दो ही लोगों में 2-3 टाइप की आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई है, ओनली देन द एप्रोप्रिएशन कैन बी पॉसिबल। अगर एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, राइट, श्याम ने राम को लोन दिया है, 5 लाख रुपए का दिया है, तो उसमें क्या एप्रोप्रिएशन करेंगे। अगर उसने 3 लाख रुपए रीपेमेंट किया है तो इसी लोन में से सेटल करेगा ना वो, और कौन से लोन में से सेटल करेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये जो आपका सेक्शंस है, ये कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी है, जहां पे हमारी कुछ फ्यू ट्रांजैक्शन, सेवरल ट्रांजैक्शंस होती हैं। In case of settlement of a loan, interest always take the priority as compared with the principal, right? मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहां पे भी आप सेटलमेंट ऑफ लोन की बात होती है, वहां पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा और इंटरेस्ट की प्रायोरिटी होगी, पहले इंटरेस्ट सेटल किया जाएगा, फिर प्रिंसिपल सेटल होगा। ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सेटल होगा, कौन सा प्रिंसिपल सेटल होगा, उसकी हमने यहाँ पे बात की है कि पहले अगर तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 59, 60, 61 में अगर तो डेटर इंस्ट्रक्शन दे देता है तो डेटर्स के अकॉर्डिंग, राइट, डेटर ने जैसे बोला है, जो सा लोन बोला है उस लोन को आप सेटल करा दीजिए पहले। अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर से आपने लोन ले रखे हैं ना, 4, 5, 6 लोन ले रखे हैं, तो जो भी कोई लोन उसको चाहेगा उसको पहले सेटल कर देगा। अगर उसके पास आपका कोई टाइम बार डेट भी स्टैंड कर रहा है तो वो उस डेट को पहले सेटल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर डेटर और क्रेडिटर ने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, then the court will come and give the instructions according to the time priority, right? So इसको एक बार पढ़ लेते हैं। As per section number 59, where a debtor owing several different debts to one person makes a payment to him, either with express intimation under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly. राइट, यही चीज हमने अपने एग्जाम्पल में 5 लाख वाले एग्जाम्पल में की है। अगर डेटर वहां पे बता देता है तो अकॉर्डिंगली उसका जो है डेट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने 60 सेक्शन में क्या बोल रहे हैं हम, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, ओमिट कर दिया जी उसने, इंटीमेट ही नहीं किया, मैं पैसा तो दे रहा हूं पर कौन सा डेट उसमें सेटल करना है बताया नहीं। सो देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू विच द डेट of the payment is to be applied. The creditor may apply it at his discretion, अपनी मर्जी से वो कर सकता है, whether its recovery or is not barred by the law enforced for the time as to the limitation of suit. So यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो आपका जो टाइम बार डेट है उसको भी सेटल करा सकता है, राइट। लास्ट में हमने क्या बोला है, where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order to the time, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits.
राइट। यहाँ पे हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम प्रायोरिटी कोर्ट विल गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड इन दैट केस टाइम बार्ड डेट कैन आल्सो बी सेटल्ड। If the debts are of the equal standing, the repayment shall be accordingly. अगर debts का जो equal ही standing है, कहने का मतलब एक ही टाइम पे सारे debts लिए गए हैं, तो repayment shall be accordingly, right? Accordingly उसको settle कर दिया जाएगा 1 to 3 के according या time के according, right? इसमें जो first priority है वो time का है, right? So I think these 3 sections are very simple. Appropriation of payment हुआ है, आपने किसी ने उधार लिया है, किसी ने दिया है, तो जिसने उधार दिया है, ठीक है, जिसने उधार लिया है फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है कि पेमेंट करते हुए वो बता दे कि भाई जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं इससे आप मेरा ये वाला लोन सेटल कर दो। अगर उसने नहीं बताया है तो जिसने उधार दिया था वो अपनी मर्जी से सेटल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और वो जो आपका टाइम बार्ड डेट है, ऑलरेडी कोई ऐसा डेट पड़ा था जिसको वो सेटल तब नहीं करा पाया ड्यू टू टाइम बार्ड, उसको अब वो सेटल कराएगा। और अगर क्रेडिटर एंड डेटर, लोन देने वाला लोन लेने वाला दोनों ही साइलेंट है, दे बोथ आर साइलेंट, in that case court will give the instructions accordingly. किसके अकॉर्डिंग देगा वो कोर्ट इंस्ट्रक्शंस? अकॉर्डिंग टू द टाइम। जिसका जो पहले डेट है उसको पहले सेटल करो, सेकंड वाले को बाद में, थर्ड वाले को लास्ट में, राइट? सो दिस वाज टोटली योर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ओके, चलो नाउ वी आर मूविंग विद द सेक्शन नंबर 62 to 67। ये क्या सेक्शन है बेटा? इसमें है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आपको परफॉर्म ही नहीं करना है, राइट? मतलब ये हम अभी तक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 में आए हुए हैं हम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसकी हम परफॉर्मेंस आपको खुद ही एग्जाम्प्ट कर रहे हैं कि मत करो भाई, इनकी परफॉर्मेंस ही मत करो आप, राइट? सो वो कौन सी सेक्शंस है? 62 to 67। जैसे जैसे मैंने आपके सिनॉप्सिस बनाए हैं, ये जो पूरे नोट्स बने हुए हैं इसमें सिनॉप्सिस भी साथ साथ में मैंने आपको दिए हैं। सो यू हैव टू फॉलो दिस सिनॉप्सिस। आपको सेक्शंस ऐसे ब्लॉक्स में बना बना के दिए हैं, सो ये जस्ट यू हैव टू लर्न, राइट? सो यहाँ पे फ्री कंसेंट मस्ट बी इसेंशियल। इस पर्टिकुलर आपके सेक्शंस के लिए, इन 6 सेक्शंस के लिए हम बोलते हैं कंसेंट आपकी होनी चाहिए फ्री और इसेंशियल है बात। वैसे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही हम बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सबसे जो इसेंशियल एलिमेंट ही ये है, कंसेंट मस्ट बी फ्री, देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे भी कंसेंट तो आपको फ्री ही चाहिए, ठीक है जी? ओके, सो फर्स्ट सेक्शन कौन से? 62। व्हाट इज दैट? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड द ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है? 3 चीजें हम यहाँ पे बोलते हैं। नोवेशन हो रहा है, आपका कैंसिलेशन हो रहा है, और ऑल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ही ऑल्टर हो रहा है। इफ द पार्टीज, देखिए नोवेशन और ऑल्टरेशन के ऊपर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or rescind it or alter it, the original contract need not be performed. If with the consent of the old parties, with the consent of parties to contract, we rescind the contract, we are going to alter the contract. In that case, obviously, original contract need not to be performed, right? फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ इनका एनालिसिस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ नोवेशन क्या है? The parties to contract may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be a case of novation. एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे you are making your new contract, right? On novation, the old contract is discharged. ऑटोमेटिकली जब आपने एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया ना। कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म। नाउ यू आर टेकिंग अ सीए फाउंडेशन कोचिंग, नाउ व्हाट यू विल से कि मैम मुझे सीए फाउंडेशन नहीं करना है, मेरा सीएसईटी में आप एडमिशन करा दीजिए, राइट? सीए फाउंडेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दोनों कोर्स तो नहीं करोगे ना। आप क्या बोल रहे हो? मैम सीए फाउंडेशन मुझे नहीं करना है, मुझे सीएसईटी में डाल दीजिए, तो सीए फाउंडेशन वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और आपको सीएसईटी में आपका न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। Thus, the novation can take place only by the mutual agreement between the parties. हाँ, novation तभी होता है अगर mutual understanding है। Consent must be free.
यहाँ पे ऐसा नहीं होता हो सकता जबरदस्ती एक बच्चे को सीए फाउंडेशन से निकाल के हमने CSET में डाल दिया. It is not possible, right? Consent must be free, consent must be there, and the mutual agreement must be there. Example: A owes B 1 lakh. A, B, C agree that C will pay B and he will accept 1 lakh from C in lieu of the sum due from A. A's liability therefore shall come to an end and the old contract between A and B will be substituted by the new contract between B and C. Right? यहाँ पे क्या हुआ था, A ने पैसा दिया है 1 लाख किसको, B को. राइट? सो B and C agrees that B and C ने आपस में एग्री किया कि अब C B को पेमेंट कर देगा. राइट? यहाँ पे C B को पेमेंट कर देगा. हम इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं, चलो अपनी तरफ से लिख लेते हैं. A ने यहाँ पे क्या किया है, A ने कुछ मनी दिया है, कुछ लोन दिया है. किसको दिया है लोन? B को. ठीक है. अब इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हुआ है. ठीक है. अब B ने C के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिया या C के साथ उसका कुछ ड्यू था, तो B ने C के साथ बोला कि तुम ऐसा करो कि मेरा पेमेंट जो तुमने मुझे पैसा देना है मुझे ना देके आप C को दे दो. राइट? सो यहाँ पे A एंड C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ना. यहाँ पे A एंड C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. राइट? सो देयर विल बी द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे A एंड B पार्टी था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं हम. इसको हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ नोवेशन कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं A एंड C के बीच में. सो पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल होगा और नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है देन ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा. बट देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. अगर यहाँ पे A ही बोल देता है कि नहीं जी नहीं, मुझे तो पेमेंट लेनी है तो B से लेनी है, मुझे तो C से पेमेंट ही नहीं लेनी, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तब तो ये नोवेशन हो ही नहीं सकता ना. नोवेशन तो हो ही नहीं सकता. अब पेमेंट जो A को यहाँ पे पेमेंट मिलनी है B के इन लियो ऑफ B की जगह पे C देगा, इसके लिए A को तो एग्री होना पड़ेगा ना. ओनली देन देयर विल बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. सो इफेक्ट ऑफ नोवेशन में क्या होता है, आपका नया कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल. राइट? ये नहीं बोल सकता मैं B से भी ले रहा हूँ 1 लाख, मैं C से भी ले लूंगा 1 लाख. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अलाउड. सो इफेक्ट ऑफ नोवेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैंसिल आवर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके ऑन बिहाफ ऑफ दैट या इन लियो ऑफ दैट वी हैव टू मेक a new contract. That is the effect of novation. You can say this is a novation contract. Right? Okay. हाँ जी. फिर आ गया है आपका इफेक्ट ऑफ रिसिशन या कैंसिलेशन. ये क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट is also discharged by cancellation. When the parties to contract agree to rescind it, the contract need not be performed. When both the parties are happy to cancel the contract, right? A ने B को कोई डिलीवरी देना है, B ने कोई पेमेंट देना है. A is not happy. A now want to rescind the contract. A भी contract rescind करना चाहता है, B भी contract rescind करना चाहता है. Then there is a no chance. दोनों का कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कैंसिल हुआ. नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्ट. यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल हुआ है. ठीक है, कैंसिल कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन. आपने ऑल्टरेशन कराया है, पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऑल्टरेशन कराया है. As in the case of novation and rescission, so also in case where the parties to contract agree to alter it, the original contract is rescinded, right, with the result that it need not be performed. In other words, a contract is also discharged by alteration. The terms of contract may also alter by mutual agreement. That the alteration may have effect the substituting a new contract for the old one. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, न्यू. देखिए इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, हमारा जो नोवेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. ठीक है, रिस्काइंड का तो सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया हमने. राइट?
लेकिन इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन में क्या हो रहा है, आपके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, राइट, यू हैव टू माइंड इट, ठीक है, इस चीज को प्रॉपर्ली आपको समझना है। इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन में आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या इसमें हमने एग्जांपल लिया, ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, it is agreed between A, B, C that B shall thenceforth accept C as his debtor instead of A. The old debt of A to B is at the end and the new debt from C and B has been contracted. Right. एक और example इसका देखते हैं. A owes B 10,000 rupees. A enters into a agreement with the B and gives B a mortgage of his estate of rupees 5,000 rupees in place of the debt of 10,000. This is a new contract and extinguish the old contract. यहाँ पे क्या हुआ है, A ने 10,000 rupees दिए हैं B को. A enters into an agreement with the B and gives him a mortgage of his land. कोई भी उसका 5,000 rupees का A's estate उसने उसको क्या कर दिया है, mortgage कर दिया है in place of a debt of 10,000 rupees. मतलब 10,000 रुपीज की जगह उसने अपना 5,000 वाला जो एक लैंड था वो क्या कर दिया है, यहाँ पे उसको लीज पे दे दिया है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे यहाँ पे आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। वो किस चीज का स्टार्ट हो गया है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हमने किसी को घर रेंट पे दिया था, राइट, रेंट पे देते हैं हम कितने महीने के लिए, 11 मंथ्स के लिए। 11 मंथ्स के लिए हमने किसी को घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है जी, इसको हम लिख लेते हैं। तो हमने उस पर्सन को, देयर इज अ वन पर्सन, ठीक है, दो लोग हैं ए एंड बी। ए ने उसको अपना घर दिया है, हाउस दिया है, पहले तो दिया था जी रेंट पे दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में टर्म्स का कुछ चेंज हुआ, कुछ टर्म्स कंडीशंस चेंज हुई। ए ने उसको घर अब लीज पे दे दिया जी, लीज पे दे दिया। पहले रेंट पे दिया था 11 मंथ्स के लिए, लेकिन अब लीज पे दिया है उसने 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए इस एग्जाम्पल के थ्रू। पहले आपने रेंट पे दिया था ना, अब आपने उसको लीज पे दिया है। जब आपने उसको लीज में कन्वर्ट किया, दोनों में, रेंट में भी आपको आ रहा था, आपको मनी आ रहा था पर मंथ, अब लीज में भी आ रहा है आपको पर मंथ, लेकिन दोनों के टर्म्स में चेंज हो गया है। रेंट पहले था, उसको चेंज करके हमने ऑल्टरेशन करके लीज बनाया, राइट। उसी ही कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसको चेंज कर दिया, उसी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसको चेंज कर दिया। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल नहीं हुआ, रिस्काइन नहीं हुआ, नोवेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पे ना कैंसिल हुआ ना कुछ चेंज हुआ, राइट। चेंज इसमें सिर्फ इतना हुआ है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे हमने नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया है, ठीक है जी, ओके। अगर हमने किसी को लीज पे दिया हुआ घर है या हमने उसको रेंट पे दिया हुआ घर है, अब हम उसको सेल करते हैं, राइट, वो नोवेशन की कैटेगरी आता है। लेकिन लीज को हमने रेंट कर दिया या रेंट को हमने लीज कर दिया, वो ऑल्टरेशन की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है जी, ओके। अब हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंस के पॉइंट लिखे हैं नोवेशन एंड ऑल्टरेशन के। नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट with a new one. Novation may be made by changing in the terms of contract. There will be a change in the contracting parties. There may be the change. यहाँ पे contracting parties में भी change होता है। हमने A, B और B, C का किया था ना, A, B था पहले, फिर A, C किया था, तो उसमें contracting parties भी change हो गई हैं। Alteration means the terms of the contract may be altered by the mutual agreement by contracting parties, by the same contracting parties, but the parties to be contract will remain the same. So सबसे important चीज इसमें alteration में क्या रहती है, आपकी parties to contract same होती हैं, वो change नहीं होती हैं, ठीक है जी। In case of novation, there is altogether a substitution of a new contract. Novation में आपका substitution of new contract होता है, old की जगह पे नया contract जगह ले लेता है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट वही चलता है बेटा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल एग्रीमेंट, ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस ही चलती हैं, बट थोड़ी सी उसमें हम ऑल्टरेशंस कर देते हैं। टाइम के रिगार्डिंग ऑल्टरेशन कर सकते हैं, पेमेंट के रिगार्डिंग ऑल्टरेशन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा चेंज होता है, ऑल्टर किया जाता है उसको, ये चीज ध्यान रखेंगे। 62 सेक्शन में हमने क्या किया है, जिसको हमने बोला है कि ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं which need not to be performed। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिस्केशन और ऑल्टरेशन किया 62।
देन अब आगे के सेक्शंस हमारे लिए और थोड़े से इजी हैं। 63 क्या कहता है? इट इज अ वेरी सिंपल, प्रॉमिस में वेव और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। A promised to paint a picture for B. B afterward forbids him to do so. A is no longer bound to perform. यहाँ पे क्या बोल रहा है? A ने प्रॉमिस किया है B को पिक्चर पेंट करने के लिए, उसकी ही पिक्चर पेंट करनी है, बट नाउ B उसको वो पिक्चर पेंट नहीं करने दे रहा है, उसको वहां पे उसको बाउंड कर रहा है, बाउंडेशन लगा रहा है, उसको वो उस चीज के लिए उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस A इज नो लॉन्गर टू बाउंड, A ही उसको परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस हमने क्या बोल दी? नीड नॉट टू बी परफॉर्म। आप उस काम को परफॉर्म ही मत कीजिए अगर सामने वाली पार्टी आपको फैसिलिटेट नहीं करती है, आपको हेल्प नहीं करती है। ठीक है जी, तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल, राइट। उसके बाद है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज हम वॉइडेबल में भी करके आए हैं मिस, राइट, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। 64 सेक्शन ऑलरेडी वी हैव डन, राइट। वो हमने सेक्शन वाइज में नहीं किया है, बट हमने थ्योरी में किया है। When a person at whose option the contract is voidable or resigned, the other party thereto need to perform any promise therein contained in and he is a promiser. The party resigned a voidable contract. अगर कोई contract voidable हो जाता है, right? If I am a aggrieved party and I want to make that contract voidable, ठीक है जी, आपको वो contract voidable बनाना है। जो आपने बेनिफिट कमाया है उस बेनिफिट को रिटर्न कर दो ना, वो बेनिफिट तो नहीं रख सकते आप। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, मतलब देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? व्हेन योर कंसेंट इज नॉट फ्री, राइट। यू हैड मेड अ वन कॉन्ट्रैक्ट इन विच योर condition your consent was not free. If your consent was not free and now at that time this time you want to make that contract voidable, वॉइडेबल आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड वैलिड से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अभी आप उसको वॉइडेबल बना रहे हो, बट बिटवीन दैट पीरियड जो भी आपने बेनिफिट कमाया है, बेनिफिट आपने लिया है, उस पर्सन को वापस कर दीजिए, सिंपल है। फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, राइट। पहले बेनिफिट वापस कीजिए तब, ठीक है जी, ओके। 65 सेक्शन क्या कहता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर द वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। सेम ही है ये, अगर आपने किसी वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी कोई बेनिफिट कमा लिया है, राइट, वॉइड है बट आपने कोई बेनिफिट कमा लिया ना उसके अंदर, ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो? नीड नॉट टू बी परफॉर्म है, बट एडवांटेज जो भी आपने बेनिफिट या एडवांटेज आपने जो कमाया है उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। A pays B 1000 rupees in consideration of B is promising to marry C, A's daughter, जो A की डॉटर है, ठीक है। A ने क्या किया? पेमेंट किया। A pays B, A ने पेमेंट किया है B को 1000 रुपीज का। किसके लिए पेमेंट किया था? कि B C से शादी करेगा जो कि A की डॉटर है। C इज डेड, C की डेथ हो गई, भाई अभी शादी कैसे करे, बात तो खत्म हो गई। सो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ना। कैसे वॉइड हुआ वो? क्योंकि ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब उससे तो शादी नहीं कर सकता जिसकी डेथ हो गई है। B मस्ट रीपे A 1000 रुपीज। अब यहाँ पे आप ऐसा भी नहीं है वो पैसा रख लेंगे, ठीक है, वो पैसा भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा जिसके कंसिडरेशन में आपने लिया था। वो चीज अगर इम्पॉसिबल हो गई है, वॉइड हो गई है, तो यू हैव टू रिटर्न द बेनिफिट। ओके, सो बेनिफिट तो चाहे वॉइड है चाहे वॉइडेबल है, चीज ध्यान रखिए, आपको वो बेनिफिट रीस्टोर करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया है या वॉइडेबल हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रेसिशन, हाँ जी, ये चीज हम सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड किया है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है, तो कम्युनिकेट भी तो कर दीजिए ना। कम्युनिकेट कर देंगे, कम्युनिकेशन हो गया, देन ठीक है, तब आप उस चीज को परफॉर्म मत कीजिए। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, किसी बच्चे को पढ़ाने का, ठीक है जी, नाउ आई वांट टू रिस्काइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये है टीचर है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो उसको पढ़ाना है, हमने उसका कोर्स फिनिश कराना है सीए फाउंडेशन का, बट नाउ ए डजंट वांट टू टीच दैट पर्सन बी, तो आप उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। कम्युनिकेट कर दिया तो ठीक है, फिर जरूरत नहीं है पढ़ाने की, लेकिन जब तक आपने कम्युनिकेट नहीं किया, आप अपने मन में सोच रहे हैं रिस्काइंड करना है, मुझे इसको पढ़ाना नहीं है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपकी लायबिलिटी स्टैंड करती है।
आपने उसको कम्युनिकेशन कर दिया, यू विल बी फ्री, यू नीड नॉट टू बी परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद है हमारा 67 सेक्शन। वो क्या बोलता है? हाँ जी, 67 सेक्शन कहता है इफेक्ट ऑफ द नेग्लेक्ट और प्रॉमिस टू अफोर्ड promise a reasonable facility for the performance. If any promisee neglect or refuse to afford the promisee reasonable facility for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to the non-performance caused by therein, right? हाँ जी, ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या लिखते हैं, इसके थोड़ी सी इलस्ट्रेशन, दोनों इसके एग्जांपल्स को पढ़ लीजिए। If an article, if an trainee refuses to learn, the teacher cannot be held liable for not teaching, right? हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ना ही नहीं है, राइट? किसी स्टूडेंट को जी पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी टीचर पढ़ाए जी, हमने तो पढ़ना ही नहीं है। If the student is not interested, then teacher will not held liable, right? टीचर उसको ना पढ़ाने के लिए, टीचर उसको अगर पढ़ाना छोड़ देता है, then the teacher will not be responsible, right? कहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगर सामने वाला जो पर्सन है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। आगे देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। यहाँ पे क्या हुआ है? ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, बी के हाउस को रिपेयर करना है उसने। बी नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू अपॉइंट आउट टू ए द प्लेस। यहाँ पे बी नेग्लेक्ट कर रहा है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, बी के ही घर को रिपेयर करना है, पर बी ही उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, बी ही उसको एक्चुअली जगह नहीं बता रहा है कौन से घर के कौन से हिस्से को रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करना है, राइट? आप उसको फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हो। देन इन दैट केस ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। ए काम छोड़ के चला जाएगा, या काम अगर वो नहीं करेगा तो हम बोलते हैं उसको अच्छा, उसके पास राइट एक्सक्यूज है, बिल्कुल ठीक है। इफ इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, अगर वो रिफ्यूजल करता है यहाँ पे तो उसके पास राइट पॉइंट है, राइट? सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, प्रॉमिसर को राइट दे दिया कि ठीक है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म मत करो अगर प्रॉमिसी आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, राइट? सो बेसिकली इन सेक्शंस में, ये जो हमने यहाँ पे सेक्शंस किए हैं, इन सेक्शंस में बेसिकली हमने क्या देखा है, यहाँ पे कौन से पॉइंट्स को देखा? हाँ जी, तो हमने यहाँ पे 62 से 67 तक वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं जिसमें हम प्रॉमिसर को राइट देते हैं, नीड नॉट टू बी परफॉर्म। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हमने ये पूरा जो हमारा यूनिट 4 चल रहा है उसमें हमने ऑब्लिगेशन दी है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की, जो पार्टीज हैं उनको आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। बट 62 से 67 सेक्शन तक हम ये बोलते हैं कि अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ही हैं उनको ही राइट दे दिया गया, मत कीजिए, परफॉर्म मत कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया था आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है एज पर 37 सेक्शन, बट फिर भी अगर ये 6 कंडीशंस आ जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ही जरूरत नहीं है। पहला हमने क्या बोला है, नोवेशन, कॉन्ट्रैक्ट न्यू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हो रहा है या ऑल्टरेशन हो रहा है, तो आपकी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाती है, वहां पे फिनिश हो जाती है, ठीक है? प्रॉमिसी खुद से वेव ऑफ कर रहा है, खुद से ही प्रॉमिसर दोनों ही वेव ऑफ कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कैंसिल ही कर रहे हैं। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, वॉइड और वॉइडेबल दोनों के केस में हमने बोला है 64 एंड 65 में, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या बेटा वॉइडेबल होता है, दोनों कंडीशंस में आपको बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। फिर हमने बोला कैंसिल करना है आपने कॉन्ट्रैक्ट, कर दीजिए, रिस्काइंड कीजिए, लेकिन कम्युनिकेशन पहले करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नहीं किया तो परफॉर्म करो, कम्युनिकेशन कर दोगे तो परफॉर्म की तरफ से आपको एग्जम्पशन है। फिर हमने लास्ट में बोला है अगर प्रॉमिसी ही आपको फैसिलिटेट नहीं करता है, प्रॉमिसी ही खुद से काम नहीं चाहता है, तो फिर उसका काम मत कीजिए, आपको एक्सक्यूज है उसके लिए, राइट? सो हमने आज की क्लास में क्या किया है, हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, किसी डेटर ने, राइट, यहाँ पे हमने क्या बोला है, डेटर, क्रेडिटर और कोर्ट। डेटर ने पेमेंट किया है, वो बता देगा एप्रोप्रिएशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका लोन सेटल कर दीजिए। नहीं बताता है तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से सेटल कर देगा। डेटर क्रेडिटर दोनों ही साइलेंट है, दोनों ही इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, देन द कोर्ट विल डिसाइड,
राइट। उसके लिए हमने आपको टर्म्स बता दी है, हमारा 59, 60, 61 सेक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद है 62 से हमारा सेक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमने बोला है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। सो आई थिंक अब हमने यूनिट 4 में काफी चीजें कर ली हैं। हाँ जी, अब यूनिट 4 में हमने क्या क्या चीजें कर ली, कौन कौन से सेक्शंस कर लिए हैं। 37 to 45 सेक्शंस हमारे हो गए हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, हमने यहाँ तक कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, हमने ये 5 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay then, bye all of you. Okay.